नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने लेकर क्लास 6 पॉलिटी यानी कि जो सिविक्स की एनसीईआरटी है वो, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। ये क्लास 6 में चलती है। आज हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आज से शुरुआत करने जा रहे हैं इसकी। एनसीईआरटी का महत्व तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किसी भी परीक्षा की, तो उसमें जो हमारा बेस तैयार करता है जीएस का, वो एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग ये क्लासेस शुरू करेंगे। चलिए, इसका पहला चैप्टर आज करेंगे। पहला चैप्टर है इसका विविधता की समझ। विविधता की समझ, विविधता। आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या होती है विविधता। दोस्तों, ये पहले हमने 2 प्रश्न दे रखे हैं। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। इतना बोलते ही, एक प्रश्न बोलते ही कितने सारे उत्तर तो हमारे दिमाग में आ ही जाते हैं। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? तो इन सारी ही चीज़ों को समझेंगे आज हम लोग अपने इस चैप्टर में। क्या होती है विविधता? विविधता मतलब किसी चीज़ में भिन्नता, कुछ भी अलग है जो एक दूसरे से, वो विविध है, वो अलग है। ठीक है, तो वही उसकी विभिन्नता ही उसकी विविधता है। देखते हैं, लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को विविधता कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत विभिन्न तरीके की बोलियां बोली जाती हैं, विभिन्न तरीके के धर्म हैं। मतलब दुनिया के जितने भी 8 धर्म हैं वो सारे धर्मों को मानने वाले हमारे देश में रहते हैं। तो विविध टाइप के धर्म हो गए। भाषा पता है आपको कि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और उसमें भी एक भाषा की कई बोलियां हैं। जैसे हमारी हिंदी को ही ले लो, तो हिंदी की कितनी सारी बोलियां हैं, उसमें कितना सा अंतर है। तो ये चीज़ें अलग बनाती हैं हमें। खान पान, हर जगह हर क्षेत्र का खाना पीना सब अलग है। एक दूसरे से सब भिन्न भिन्न भोजन करते हैं। वो उनकी क्षेत्रीयता पे निर्भर करता है कि वहाँ पे किस टाइप का भोजन उनको उपलब्ध हो पा रहा है, उस टाइप से उनका भोजन अलग अलग है। तो ये चीज़ें जो अलग करती हैं किसी चीज़ को किसी से, तो ये उसकी विविधता है। और अगर हम ये धर्म को देखें, एक आदमी किसी एक धर्म को मानता है, दूसरा आदमी किसी अन्य धर्म को। तो एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, कितने सारे धर्म हैं। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और एक ही जो भाषा बोलते हैं उन लोगों के अलग अलग लोगों के उच्चारण भी अलग अलग किस्म के हैं। यानी कि हिंदी में ही, अगर हम लोग हिंदी की बात करें, तो जो हिंदी बेल्ट है हमारा ये उत्तर भारत का, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है वो अलग है, जो एमपी में हिंदी बोली जाती है वो बिल्कुल अलग है। हिंदी के ही कई रूप हैं, और यूपी में ही कई जगह पे खाली क्षेत्र बदलता है। सिर्फ क्षेत्र परिवर्तन होने से ही भाषा में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। कहते हैं ना कि हमारे देश के लिए कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस पे वानी। तो ये क्या है? ये हमारे देश की विविधता है, और ये विविधता ही हमारे देश को समृद्ध बनाती है। ये देखिए लिखा हुआ है, उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदी बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार के लोगों की हिंदी अलग होती है। इन लोगों में हिंदी में बहुत सारा अंतर मिल जाएगा, सिर्फ क्षेत्र बदलने से। है भाषा एक ही, लेकिन वो अलग अलग है। खान पान की बात करें तो खान पान में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी। और गुजरात के तो अधिकतर लोग शाकाहारी होते हैं, और पश्चिम बंगाल के लोग अधिकतर मांसाहारी। तो ऐसा क्यों है कि मतलब एक क्षेत्र में ज़्यादातर लोग शाकाहारी पाए जा रहे हैं, एक क्षेत्र में ज़्यादातर लोग मांसाहारी पाए जा रहे हैं? वैसे तो मैं सामान्य रूप से जिसको पसंद है मांस खाना वो मांस खाता है, जिसको नहीं पसंद है वो शाक खाता है। लेकिन ये क्षेत्रीयता पे भी उसके डिपेंड करता है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियों में भी डिपेंड करता है कि उन लोगों का भोजन क्या होगा, उनका खान पान क्या होगा। क्योंकि हमारा खान पान वैसा ही बनता है जैसी चीज़ें हमारे आसपास मिल रही हैं हमको।
तो उस हिसाब से हमारा भोजन डिसाइड हो जाता है। तो अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ वो समुद्री इलाका है, मछली है, पानी, बारिश होती है, चावल का उत्पादन अच्छा है, तो लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं। विविधता के क्या कारण हो सकते हैं, है ना, और विविधता के क्या लाभ हो सकते हैं, किन किन कारणों से विविधता होती है और इससे होने से फ़ायदा क्या है। और इस चैप्टर में भी 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, एक हमारे उत्तर भारत का, एक दक्षिण भारत का, लद्दाख और केरल का, तो उसको भी देखेंगे। यहाँ पे विविधता के कारण, आखिर विविधता है क्यों, तो देखते हैं कि विविधता आखिर ये होती क्यों है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक हमारे भौगोलिक और एक ऐतिहासिक। यानी कि भौगोलिक दशाएं, हमारा भूगोल भी हमारी जो विविधता है उस पर असर डालता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे उत्पादन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों को अलग बनाती है, भिन्न बनाती हैं। ऐतिहासिक कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हैं ऐतिहासिक कारण जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक कारण, विविधता पर भूगोल का प्रभाव। भौगोलिक कारक हमारे जीवन में कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। हमारा जो भूगोल है वो तय करता है कि हमारी शक्ल क्या होगी और हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जैसी जलवायु होगी वैसा ही भोजन होगा और वैसे ही हमारे शक्ल सूरत होंगे। जैसे हमारा देश जो भारत है वो उसके मिड से एकदम बीच से गुजरती है कर्क रेखा, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो उष्णकटिबंध में आ जाता है और जो उसका ऊपर वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत विभिन्नता देखने को मिल जाती है कि जो हमारे दक्षिण भारत में लोग अलग तरह के हैं, है ना। जैसे देखो, जम्मू कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण ठंडी जगह है, इसलिए वहाँ के लोग अक्सर गोरे और लंबे होते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी है और इसीलिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। वो जलवायु के कारण है कि वहाँ पे लोग गोरे हैं। और दक्षिण भारत, वहाँ की जलवायु गर्म है और नम है, इसीलिए दक्षिण भारत में अधिकतर लोग जो हैं अक्सर गहरे रंग और मध्यम रंग की लंबाई वाले होते हैं, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में आता है हमारा देश, जो नीचे वाला भाग है, इसीलिए यहाँ के लोग गहरे रंग के होते हैं ना, अक्सर काले थोड़ा रंग के होते हैं। और यहाँ के लोग चावल खाते हैं और उनके अधिकतर व्यंजनों में नारियल का इस्तेमाल होता है। और फिर तटीय इलाका है, नीचे वाला समुद्र के किनारे है, तो वहाँ नारियल ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनके ज़्यादातर भोजन में नारियल होता है ना। और चावल की अच्छी उत्पादकता है तो वहाँ पे चावल खाते हैं वो लोग। और पश्चिम बंगाल में भी गर्म और नम जलवायु होती है, इसलिए पूर्वी भारत के अधिकतर लोगों की त्वचा भूरी या गहरी होती है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल और मछली खाते हैं। तो वहाँ पे चावल अच्छा होता है, मछली, समुद्री इलाका है तो मछली मिल जाती है, तो वो लोग चावल और मछली खाते हैं। और वहाँ की जलवायु गर्म और नम है, तो इसीलिए वहाँ पे जो उनकी त्वचा का रंग है वो भूरा और गहरा है ना। कोई लोग इसके आधार पे भी बात करते हैं, तो किसी का रंग उसकी जलवायु पे डिपेंड करता है कि उसकी वहाँ की जलवायु कैसी है। अब हम बात करें अगर इतिहास का हमारे विविधता पे प्रभाव, कि कैसे विविधता को हमारा जो इतिहास है वो प्रभावित करता है। तो आपको अपना इतिहास के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, पता ही होगा कि हमारा इतिहास हमारे विविधता पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। जो हमारे खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर अलग अलग देशों से आई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखो, आलू, टमाटर, लाल मिर्च और कई अन्य सब्जियां अलग अलग देशों से आई, क्योंकि अलग अलग देशों से लोग यहाँ आए और यहाँ वो रहे और अपने देश की कुछ चीज़ें लेके आए, है ना। और हमारे देश ने स्वीकार किया, अपने में समा लिया, तो वो चीज़ें यहीं की हो गई। ऐसा लगता ही नहीं कि ये यहाँ की नहीं थी, कहीं और से आई हैं, क्योंकि इस टाइप से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका खाते हैं। जैसे हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो अपने घर से अपने कपड़े, वस्त्र, है ना, कपड़े, कहीं भी घूमने जाते हैं, यहाँ से मान लो हमको कश्मीर जाना है या दक्षिण में जाना है, तमिलनाडु, तो हम अपने तो वस्त्र लेके जाएंगे, अपने कपड़े लेके जाएंगे और कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान भी लेके जाएंगे, बिना उसके तो जाएंगे नहीं। तो जो
वहाँ के लोगों का वस्त्र वेशभूषा कल्चर अलग है। हमारा कल्चर मतलब हमारी जो वेशभूषा है उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम वहाँ जैसे मान लो पहुँच गए, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ के लोग जो चीज़ें खा रहे हैं वो हमने खाया। जो हम यहाँ से लेके गए थे वहाँ हम रहे, हमने उनको दिया, उन्होंने खाया। तो इससे क्या हुआ, जो हम उनकी रेसिपी हमने सीख ली, अपनी रेसिपी हमने उनको बता दी, उन लोगों ने उसको ट्राई किया, उनको पसंद आया, उन्होंने उसको अपने उसमें शामिल कर लिया, खान पान में शामिल कर लिया, उसको बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, ये विविधता आ गई ना यहाँ पे। और भारत इस मामले में बहुत ही समृद्ध और बहुत ही मतलब समावेशी या कहें किसी चीज़ को समा लेने वाला, मतलब अपना बहुत जल्दी ही किसी को अपना लेता है, वैसा देश है। तो हम लोग सब कुछ स्वीकार एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो स्वीकार कर लेते हैं तुरंत, किसी भी कल्चर को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। कि जैसे अगर वहाँ का जैसे ड्रेसिंग सेंस अलग है, यहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग है, हम कुछ और पहनते हैं, हमको वहाँ का वेशभूषा परिधान अच्छा लगा तो हमने वहाँ की ड्रेसेस खरीद ली और हमने उनको पहना। हमने उनको अपने कुछ वस्त्रों के साथ जैसे हम मिला के पहना, तो वो अलग एक कल्चर डेवलप हो जाएगा। और अगर हम उसको यहाँ अपने इधर लेके चले आए तो यहाँ के लोगों को पसंद आया, तो यहाँ के जो टेलर हैं उन्होंने वैसा ड्रेस बनाना सीखा, तो इधर इसका प्रचलन हो जाएगा। तो ये विविधता है, ये जो विविधता का प्रसार ऐसे ऐसे हुआ, ये इतिहास। तो वही अलग अलग देशों से जब लोग आए है ना, भारत में व्यापार के लिए अधिकतर लोग पहले से यात्रा करते रहते थे, आते रहते थे पहले से ही, प्राचीन समय से। कुछ लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, कुछ लोग तीर्थ के लिए यात्रा करते थे। और ऐसे लोग अपने साथ अपना खान पान, पोशाक, संस्कृति और धर्म को भी लेके आते थे। अब व्यक्ति कोई भी यात्रा कर रहा है तो अपना कुछ ना कुछ यात्रा के लिए खाने पीने के लिए चीज़ें लेके चलेगा, और अपने वस्त्र जो भी पहनता है वो तो लेके ही चलेगा। और व्यक्ति धार्मिक प्राणी होता है, जो कि तो अपने धर्म को, जैसे मान लो मुस्लिम है तो वो अपना कुरान पढ़ रहा है और 5 टाइम नमाज अदा कर रहा है, तो वो अपनी चीज़ें जहाँ भी जाएगा वहाँ करेगा। हिंदू है तो अपना पूजा पाठ करेगा, चाहे वो जहाँ चला जाए, क्योंकि वो तो उसके अंदर उसका हिस्सा है, तो वो अपनी चीज़ें करेगा। तो ऐसे क्या हुआ, स्थानीय लोगों ने इनमें से कुछ बातों का समावेश अपने जीवन में कर लिया, है ना। और इस प्रकार से लोग नए तरह के भोजन और पोशाक का इस्तेमाल करने लगे। वही बात कि जैसे वो वहाँ से अपना भोजन लेके आए तो लोगों ने पूछा, हाँ उन्होंने यहाँ के लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया। अब क्योंकि व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें वो खुद पहले से सीख के रखता है, तो उसने यहाँ पे अपनी टाइप की चीज़ें बनाने की कोशिश की और यहाँ के लोगों को रेसिपी बता दी। तो क्या हुआ कि वो इनको पता चल गया, अब वो यहाँ आया है इसीलिए, तो उसको भी यहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं, जो उपलब्ध हो रही है, वो भी तो खाएगा, वो भी देखेगा, कुछ उसको पसंद आएगा, कुछ नहीं पसंद आएगा। जो पसंद आएगा उसको फिर बार बार खाना चाहेगा, उसकी वो रेसिपी सीख लेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, एक नई, और हो सकता है कि उसमें से मिक्सर में भी अब लोग उसको देख रहे हैं कि उसने किस टाइप के वस्त्र पहन रखे हैं, तो वस्त्रों को देख के लोगों को लगा कि हाँ इस टाइप के वस्त्र होने चाहिए। उसने भी यहाँ के लोगों को देखा, तो क्या हुआ कि इतने तो वस्त्र कोई लेके आता नहीं है कि मतलब अगर मान लो वो यहीं आके यहीं रह गए, तो उसको अपनी वेशभूषा जो थी और यहाँ की, तो उसने यहाँ से भी लिया और वहाँ से भी। तो लोगों ने फिर इसी टाइप से ना, ये एक कॉम्बिनेशन वाला, कि इसीलिए नए नए डिज़ाइन के वस्त्रों का इनोवेशन भी हुआ, टाइप तरह तरह के वस्त्र बन गए, क्योंकि लोगों ने कुछ वहाँ से ले लिया, कुछ यहाँ से ले लिया। जैसे पहले भारत के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तो बाद में ये जब हमारे यहाँ यूरोपीय सभ्यता आई, उसके बाद ये पैंट शर्ट सूट बूट का प्रचलन हुआ, तो लोगों ने उसको भी अडॉप्ट कर लिया, पहनना शुरू कर दिया, है ना। फिर ये जीन्स वगैरह का चलन हुआ, तो पहले लोग जीन्स के साथ टॉप पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, शर्ट पहनते थे। अब लोग उस जीन्स के साथ कुर्ता भी पहनने लगे, जो कि कुर्ता पहले धोती के साथ पहनते थे। तो इसी टाइप से मतलब ड्रेस में चेंज आता रहता है, लोग इसको, फैशन जो है समय समय पे बदलता रहता है, और लोग इसको फैशन की तरह लेने लगे। और कई लोगों ने, जैसे वहाँ का किसी धर्म गुरु भी आए ना, लोग धर्म प्रचार करने, या फिर किसी व्यक्ति की धर्म में कुछ ज़्यादा ही आस्था है, तो उसने क्या किया, सोचा कि हमारे जैसे कुछ और लोग होने चाहिए, तो उनको भी अपने धर्म के बारे में ज्ञान दिया। तो कुछ लोगों को जो अच्छा लगा तो उन्होंने उसके धर्म को अपना लिया। यहाँ पे लद्दाख और केरल के उदाहरण दिए गए हैं, इनको समझते हैं। लद्दाख, सबसे पहले लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ये कश्मीर के पूर्वी भाग में है, मतलब सबसे ऊपर है ये
जैसे मान लो ये हमारा भारत है, तो ये इधर साइड में ना, इधर लद्दाख पड़ता है। यहाँ पर अधिकांश वर्ष के अधिकांश दिनों में बर्फ छाई रहती है, इसलिए यहाँ नाम मात्र की खेती होती है। यहाँ पे अधिकांश समय में बर्फ छाई रहती है और वर्षा नाम मात्र की होती है, वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पे खेती भी नहीं होती, मतलब वो भी खेती भी नाम मात्र की होती है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं होगा। यहाँ के लोग पीने के लिए भी पानी, जो यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, तो बर्फ़ जब पिघलती है थोड़ा थोड़ा, जितनी बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी ये लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि तो पानी नहीं है ज़्यादा, इसीलिए खेती नहीं होती। खेती के लिए तो पानी चाहिए। तो यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा भेड़, बकरियाँ और याक पालना है। यहाँ के लोगों का जानवर पालते हैं ये लोग, और जानवरों के ही दूध और मांस से ये लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूध की ये लोग कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे मक्खन, चीज़ और एक ख़ास तरह का छेना ये लोग बनाते हैं, जिसको ये लोग खाते हैं, और मांस खाते हैं। क्योंकि जब खेती नहीं है तो अनाज जाहिर सी बात है नहीं होगा, तो खाने के लिए लोग अपने पालतू जानवरों पे ही डिपेंड रहते हैं। और यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना सुना होगा, पश्मीना के बारे में आप लोगों ने। पश्मीना बहुत ही कीमती ऊन होती है ना, बहुत महंगी, और इसकी शॉल भी बहुत महंगी मिलती है, एकदम अंगूठी से डाल के निकल जाती है, इतनी सॉफ्ट होती है। और ये इसी जो ये लोग बकरी पालते हैं उसमें उससे प्राप्त होती है। इस ऊन को ये लोग, जो कश्मीर के व्यापारी हैं, उनको बेच देते हैं, और कश्मीर में पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। प्राचीन काल से ही लद्दाख महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा, इसलिए दुनिया के अलग अलग कोनों से यात्री यहाँ आते रहे। अब लद्दाख में भी एकदम बॉर्डर पे है, तो वहाँ पे भी ये, क्योंकि यहाँ पे ऊन मिल रहा है ना, ये जानवर मिल रहे हैं, तो ये लोग दरी वगैरह बनाने का भी काम करते हैं, दरी, कंबल। तो ये इसके लिए व्यापार का यह महत्वपूर्ण केंद्र है, इसने व्यापारियों को आकर्षित किया, और यहाँ से दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आए। और लद्दाख के ही रास्ते, जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ना ये हमारे यहाँ इंडिया में हुई, तो ये जो बौद्ध धर्म है ये लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुँचा, तिब्बत बौद्ध राष्ट्र बन गया है, तो इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बुद्ध धर्म के अनुयायियों की अच्छी संख्या है, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पे इस्लाम धर्म भी सैकड़ों साल पहले आ गया था, इस्लाम धर्म भी बहुत पहले आ चुका था, इसीलिए यहाँ पे मुसलमान है, यानी कि यहाँ पे बौद्धिस्ट और मुस्लिम दो टाइप के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगला हमारा दे रखा है केरल। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है ये। अगर ये हम भारत माने इसको, तो ये इधर यहाँ पे केरल पड़ता है ना, ये तटीय इलाका है, पश्चिमी तट पे बसा हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी कोने में। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग आदि उगाए जाते हैं, है ना। पश्चिमी बिहार काफ़ी जैव विविधता वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन पहाड़ियों पर यहाँ मसाले पाए जाते हैं, इलायची वगैरह, लौंग, काली मिर्च। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी व्यापार का केंद्र रहा, इसने यहाँ के जो मसाले थे इन्होंने विदेशी व्यापारियों को आकर्षित किया। प्राचीन काल से केरल व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, है ना। और यहूदी व्यापारियों के कारण केरल में लगभग 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म आ गया था। 2000 पहले कहते हैं कि, मानते हैं ऐसा कि यहाँ के जो वो ईसाइयों के धर्मदूत थे संत थॉमस, वो आए थे और उन्होंने ही भारत में यहूदी धर्म का प्रचार किया, स्थापना करी, है ना। और यहाँ पे जब ये अरब व्यापारी आए तो उसके कारण इस्लाम धर्म आया, अरब व्यापारियों के कारण। अब इब्न बतूता नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। उन्होंने जो उनका यात्रा वृत्तांत है किताबुल रहला में मुसलमानों के, यहाँ के जो केरल के मुसलमान हैं उनके जीवन का वर्णन किया है। वास्को डी गामा, जिन्होंने यूरोप से भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की, वो भी यहीं पे सबसे पहले पहुँचे थे केरल में, कालीकट
कोझिकोड के कालीकट नामक अभी तो बंदरगाह जो है वहाँ पे पहुँचे थे वास्को डी गामा। तो दुनिया को उनके बाद ही तो दुनिया को पता चला कि मतलब यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग खोजा उन्होंने, तो दुनिया को पता चला ये रास्ता भारत तक पहुंचने का। तो कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो उन्होंने बेसिकली वो रास्ता खोजा था, तो दुनिया को रास्ता पता चला तो वही उसकी खोज हो गई। इसके बाद ही भारत में यूरोपीय संस्कृति आई, फिर रास्ता पता चल गया तो फिर यूरोपियंस का आना शुरू हो गया ना। इसलिए केरल में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं कि वहाँ पे यहूदी धर्म यानी कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ये सारे धर्मों को मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं। केरल के तटीय इलाकों में जो मछली का जाल इस्तेमाल होता है वह चीन के जाल जैसा दिखता है। इसे केरल में चीन वाला कहते हैं। जो वो एक जाल है जिसे वो लोग मछली पकड़ते हैं, उसको मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जाल कुछ चीनी जाल जैसा दिखता है, जैसे चीन के लोग इस्तेमाल करते हैं जैसा जाल उस टाइप से दिखता है, तो उसको वो लोग चीन वाला भी कहते हैं। और तलने के लिए लोग इस्तेमाल करने वाला एक बर्तन है जिसको चीना चट्टी कहते हैं। तो ये चीन शब्द है ये चीन को इंडिकेट करता है। इन चीज़ों को देख के पता चलता है कि हाँ चीन के व्यापारी भी यहाँ पर आए होंगे, आते रहे होंगे, तो ये अपनी चीज़ें लेके आए होंगे, तो यहाँ के लोगों ने भी जाल बुनना सीख लिया, उनको उसमें आसानी, उससे मछली पकड़ने में आसानी हुई तो उन्होंने उसको सीख लिया और उसका इस्तेमाल करने लगे। अब दोनों की अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें तो देखते हैं हम लोग की, क्योंकि वहाँ पे भी देखो जो धर्म मिल रहे हैं, बौद्धिस्ट केरल में भी मिल रहे हैं, लद्दाख में भी मिल रहे हैं, ईसाई धर्म वहाँ भी मिल रहा है हमको, यहाँ मिल रहा है, मुस्लिम धर्म वहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो ये कुछ समानताएं भी दिखती हैं इसमें कि जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देख पाते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब संस्कृति को जिन चीज़ों ने वहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया उन्हीं चीज़ों ने यहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया। तो कुछ इसमें सांस्कृतिक मतलब वो ये चीज़ें कुछ एक जैसी दिखती हैं। ऐतिहासिक वाली चीज़ें उनकी एक जैसी हैं, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियाँ उनकी बिल्कुल भिन्न हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह देख पाते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। अब चीन वो तो लद्दाख तो उसके बॉर्डर पे ही पड़ जाता है, तो वहाँ तो वो लोग आएंगे ही, लेकिन हम देखते हैं कि केरल में भी चीनी लोग आए, तो वहाँ भी आए, यहाँ भी आए। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। मतलब दोनों ही जगह यहाँ के मसालों ने और वहाँ के ऊन ने व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि जब तक हम वहाँ की कैसी कैसी चीज़ें पाई जा रही हैं तो उस पर उसकी भौगोलिक स्थितियाँ उसके लिए जिम्मेदार होंगी, और उस पर उसके ऐतिहासिक स्थितियाँ भी उस पर जिम्मेदार होंगी कि वहाँ का इतिहास कैसा रहा, किन किन चीज़ों ने उनको प्रभावित किया। तो उसके आधार पे ही हम वहाँ की विभिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं ना। अब इसकी विविधता के लाभ क्या होते हैं? विविधता के लाभ, विविधता से जीवन में कई लाभ हैं। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं, है ना। जब चीज़ें अलग अलग एक ही टाइप की चीज़ें दिखे तो जीवन कितना नीरस नहीं हो जाएगा। अलग अलग तरह की चीज़ें ही तो हैं जो जीवन में थोड़ा सा रंग भरती हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। हम मतलब एक साथ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग टाइप की वेशभूषा पहनने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, अलग टाइप का खाना खाने वाले लोग भी एक साथ रह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे हमें हर संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं और उनके साथ सामंजस्य बिठा के रहना सीखते हैं। तो ये अच्छी बात है। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख पाते हैं, है ना। हमारे सोचने को भी मतलब कई डायमेंशंस मिल जाते हैं कि कई तरह से हम सोच सकते हैं कि हाँ जैसे जैसे अलग अलग टाइप के लोग होंगे तो अलग अलग टाइप की चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। ये विविधता नहीं होती तो जीवन हमारा कैसा हो जाता, उबाऊ हो जाता। तो विविधता एक अच्छी चीज़ है। अब विविधता में एकता की बात करें, भारत की विविधता या अनेकता को
उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्हें लगता था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर शासन करना आसान होगा, और तो उन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई। मतलब उन्होंने देखा कि सब ये तो बटे हुए हैं धर्म जाति के नाम पे, सब सारी चीज़ें अलग अलग है, तो अलग अलग जब चीज़ें हों, अलग अलग जैसे अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप का माइंड सेट होगा, तो इन लोगों को लड़ाना आसान है। तो उनको मतलब ये गलत फहमी हो गई, तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिमों को अलग मतलब लड़ाना शुरू किया, फूट डालो राज करो की जिसको नीति बोलते हैं, तो वो उन्होंने अपनाई। लेकिन उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। भारतीयों ने अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि वे एक दूसरे चाहे कितने भी भिन्न हों, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक साथ थे। मतलब भले ही हम लोग कितने भी भिन्न हों, अलग अलग हों, लेकिन जब बात हमारे देश की आई तो सब लोग एक हो जाते हैं ना। सब लोगों ने मिल के साथ में लड़ाई ली, उसमें लड़ाई लड़ी, चाहे वो फिर चाहे जिस धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति को, सभी लोगों ने इसमें बराबर से सहयोग किया। इस अनेकता और एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राज को यहाँ से उखाड़ने में सफल हो गए। इस अनेकता और एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राज को यहाँ से उखाड़ने में सफल हुए। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अनेकता में एकता शब्द का इस्तेमाल किया। नेहरू जी ने ही सबसे पहले इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, अनेकता में एकता। और इन्होंने इनके शब्दों में बात करें तो इन्होंने कहा कि जो विविधता है, विविधता ही हमारे देश की शक्ति साबित हुई है ना। ये नेहरू जी ने कहा था। इनकी जो पुस्तक है भारत की खोज, उसमें इन्होंने लिखा है, भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की क्षमता है ना। तो ये नेहरू जी के वाक्य थे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो सबको स्वीकार कर लेती है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही विशाल हृदय वाली, जिसको कहते हैं ना, जिसका हृदय बहुत बड़ा हो, वही तो सारी चीज़ों को समाहित कर पाएगा। तो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत विशाल हृदय वाली है, इसके अंदर सब चीज़ों को स्वीकार, सबकी प्रथाओं और विश्वासों को स्वीकार करने की क्षमता है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे यहाँ विविधता को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको हतोत्साहित नहीं किया जाता, उसका विरोध नहीं किया जाता। ऐसी जैसी हमारी यहाँ की विविध संस्कृति है, अलग अलग तरह की धर्म है, अलग अलग तरह की बोली है, अलग अलग भाषा है, इतनी विविधता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। किसी भी कंट्री में कहीं भी देख लो तो कहीं भी इतनी विविधता नहीं मिलेगी। अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना यह बहुत वर्षों में विकसित हुआ है ना। और ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है, बहुत समय से चला आ रहा है। धीरे 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 सारी चीज़ें आती गई और हमारी जो भारतीय संस्कृति वो अपने सब में समाती गई इनको। भारत हमेशा से ही विभिन्न सभ्यता और संस्कृति को अपनाता रहा है। सदियों से यहाँ लोग विभिन्न तरह की आस्था में विश्वास रखते आ रहे हैं, और सभी धर्मों को मानने वाले, हर टाइप सबको मानने वाले, अलग अलग टाइप की आस्था और विश्वास रखने वाले लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। आज भी हम कई संस्कृतियों का समावेश करते आ रहे हैं, और आज भी जो भी चीज़ें लगती हैं कि हाँ हमें अपना लेनी चाहिए, उस चीज़ को हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। हम दुनिया के भिन्न भिन्न व्यंजनों को अपना रहे हैं, है ना। तरह तरह की चीज़ें, ये क्या पिज्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, मोमोज़, इस टाइप की चीज़ें, ये सब हमारे देश के नहीं हैं, लेकिन इनको अपनी तरीके से कुछ की रेसिपी में चेंज करके उनको अपनी तरीके से अपनी उसमें मिला, अपने भोजन में मिला लिया है, उनको अपना रहे हैं। हम दुनिया के अलग अलग भागों की पोशाकों को भी अपना रहे हैं, है ना। तरह तरह के हमारे यहाँ का सीधा साधा धोती कुर्ता साड़ी, यही टाइप का जो पोशाक होती थी, और आज तो लोग तरह तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग जगह से आई और हमारी संस्कृति द्वारा एडॉप्ट की गई चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इस किताब में लास्ट में एक गीत दे रखा था, वो तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जहाँ पे महिलाएं, बच्चे, हिंदू, मुसलमान, अलग भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बिना निशस्त्र होके, तो उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो बहुत ही मतलब मार्मिक घटना, जिससे आज भी सोच के कि एक साथ इतने लोग मारे गए तो दिल ना एकदम दहल उठता है। तो बहुत ही क्रूर घटना थी। तो ये गीत था वहाँ पे, तो हमने सोचा इसको यहाँ पे रख लेते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना,
सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर फिर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों में आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ, जिसमें हमने अपने यहाँ की विविधता को समझा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अगर इसकी जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।